तो वेरी गुड आफ्टरनून ऑल, वेलकम टू पीएसटी इंस्टीट्यूट। तो कल हम लोगों ने हमारे लास्ट सेशन में हमने हमारे बोल सकते हैं कि वो साइमन कमीशन से रिलेटेड चीज़ों को समझा था। ठीक है, उससे पहले हम लोग रिवाइज करने की कोशिश करें तो हमने जलियांवाला बाग मैस्करे के बारे में देखा था। ठीक है, जलियांवाला बाग मैस्करे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कैसे रिलेटेड है ये चीज़ हमने देखी थी। ठीक है, तो रॉलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग, फिर हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखा और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद में हमने साइमन कमीशन को देखा था। ठीक है, तो सारी की सारी स्टोरीज को हम लोग कवर करते हुए आ रहे थे। अब आज के सेशन में हम लोग जो है वो किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जिसको हम लोग किस हिंदी में अगर देखें तो किस नाम से देखते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो इस मूवमेंट में क्या हुआ था, इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है, ये समझने की कोशिश करें। तो कल हम लोगों ने जहां पे सेशन को खत्म किया था, ठीक है, कहां पे सेशन को खत्म किया था कि जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर को, कितने दिसंबर को? 31 दिसंबर, डेट क्या थी हमारी? 1929। ठीक है, तो 31 दिसंबर 1929 की हम लोग बात करें तो हमारे जवाहरलाल नेहरू ने जो हमारा सेशन हुआ था कांग्रेस का, उस सेशन के बाद में रावी नदी के पास में जो बोल सकते हैं एक झंडे को क्या करा था? फहराया था। ठीक है, तो उस झंडे को फहराने के बाद उन्होंने ये मतलब बोला था कि हम क्या करेंगे 26 जनवरी से, 26 जनवरी 19 मतलब कि 30 को हम लोग क्या करेंगे, इस दिन को अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो डेट था वो इंडिपेंडेंस डे के नाम से हम लोग क्या करेंगे, हर साल इसको मनाया करेंगे। ठीक है, तो ये स्टोरी हमारी चलती है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग गांधी जी के एंगल के बारे में बात करें तो गांधी जी कहाँ पर इसमें चीज में आए थे कि जब इस सेशन को किया गया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब ये सेशन हो रहा था तो उस सेशन में सभी लोगों ने, सभी कांग्रेस लीडर ने महात्मा गांधी को एक तरीके से बोला था कि अब हमको एक बड़ा मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए, जिसको उन्होंने बोला था कि सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को हम जल्दी क्या करने वाले, स्टार्ट करने वाले। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि हमारे सबसे पहले सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट की बात करें तो हमारा जो कांग्रेस का सेशन हुआ था जो कि 1929 में हुआ था, उस सेशन के बाद में हम लोगों ने 31 दिसंबर 1929 को एक झंडा फहराया गया था जो कि जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। और उस झंडे को फहराने के उस दिन के बाद में 26 जनवरी 1930 को यह अनाउंस किया गया था कि हम इस दिन को आज से स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानेंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे के नाम से हम लोग इस दिन को मनाया करेंगे हर साल। इस चीज में हम लोगों ने देखा था कि स्वराज की बात की गई थी, स्वराज से रिलेटेड नारे भी लगाए गए थे, इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे और वंदे मातरम के नारे भी उस टाइम पे हमको ये देखने को मिले थे। अब ये स्टोरी जो है वो हमारी आगे कंटिन्यू कैसे होती है कि इस मतलब कि इस सेशन के बाद में सभी कांग्रेस लीडर्स ने क्या घोषणा की थी कि जो आप एक तरीके से नेतृत्व दे दिया था महात्मा गांधी को कि किस तरीके से हम लोगों को एक बड़ा मूवमेंट को स्टार्ट करना चाहिए जिसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट के नाम से जानेंगे। ठीक है, इस मूवमेंट को स्टार्ट करने का मेन मकसद क्या था कि अब मौका मतलब कि अब एक तरीके से मौका आ चुका है, या एक तरीके से हम लोग इतने बोल सकते हैं कि आत्मनिर्भर हो चुके हैं कि हम लोग एक बड़ा आंदोलन स्टार्ट कर सके। जब हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को देखा था तो वो बहुत ही बढ़िया आंदोलन था, सभी लोगों ने पूरे अखिल भारत में, अब ऑल इंडिया में सभी लोगों ने उसमें हिस्सेदारी ली थी। सब लोगों ने महत्वपूर्ण मतलब कि एक तरीके से क्या देख के रखा था, कोशिश की थी कि हम किस तरीके से उस आंदोलन में हिस्सा ले सकते हैं। तो जब ये सिविल डिसोबीडिएंट की बात की गई थी तो लगभग हमारे गांधी जी ने एक एरविन को एक बोल सकते कि 11 मांगों से रिलेटेड एक लेटर लिखा था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गांधी जी ने 11 डिमांड्स क्या करी थी, रखी थी किसके सामने? लॉर्ड एरविन के सामने। ठीक है, लॉर्ड एरविन के बारे में पता, ये कौन थे उस टाइम पे? उस टाइम पे ब्रिटिश राज के वॉइस रॉय थे। तो वॉइस रॉय के सामने गांधी जी ने क्या करा, 11 मांगे को रखी था और ये बोला गया था कि इन मांगों को आप क्या करो, बोल सकते कि 31 जनवरी को उन्होंने ये मांग रखी थी किसके सामने, 31 जनवरी 1930 में ये मांग जो है गांधी जी ने किसके के पास भेजी थी, इस पत्र को लिखकर लॉर्ड एरविन के पास में। तो ये एरविन के पास जो पत्र था 31 जनवरी 1930 को पहुंच गया था और उन्होंने एक टाइमलाइन दी थी कि इस टाइम के अंदर अंदर अगर आपने बोल सकते हैं कि इन मांगों को कंप्लीट नहीं किया तो हम अभी तक का सबसे बड़ा आंदोलन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने टाइमलाइन कब तक की दी थी, 12 मार्च 1930 की बोल सकते हैं कि एक हमारी डेडलाइन दी थी कि अगर आप 12 मार्च तक इन मांगों को कंप्लीट नहीं करोगे, इन मांगों को पूरी एक्सेप्ट नहीं करोगे तो क्या करेंगे, हम लोग पूरे इंडिया में एक बड़े आंदोलन को स्टार्ट करेंगे।
क्लियर हो गया? तो बड़े आंदोलन को स्टार्ट करने के बाद उन्होंने उस मूवमेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है वो इस तरीके से हमारा स्टार्ट हुआ था। तो गांधी जी ने, हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस का जो सेशन हुआ था 1929 में, इस चीज की मतलब कि फुल पूर्ण स्वराज की बात उसमें हो गई थी। पूर्ण स्वराज के बाद में हम लोगों ने टाइमलाइन को देखा। फिर गांधी जी ने, जब स्वराज की बात की गई थी, जब फ्लैग होस्टिंग का डे हो गया, उसी के 4-5 दिन के बाद गांधी ने एरविन को 11 मांगों से रिलेटेड एक पत्र लिखा था, और उसमें बहुत सारी मांगे थी कि हमारे भारत की ये मांगे, अगर आप इन मांगों को कंप्लीट कर देते हो तो एक तरीके से हम आपका साथ देंगे, पर इन मांगों को आप अगर हमारे साथ कंप्लीट नहीं करोगे या इन मांगों की पूरी नहीं करोगे तो हम एक बड़ा मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट के नाम से जानते हैं। तो हम लोग देखेंगे तो जब 12 मार्च 1930 में हम लोगों ने देखा कि एरविन ने गांधी जी की बात को माना था या नहीं माना था, ठीक है, तो हमने देखा था कि एरविन ने एक तरीके से बहुत ही रूडली तरीके से बोल सकते हैं कि उस पत्र को धिक्कार दिया था, या उससे रिलेटेड कोई भी आंसर देना जरूरी नहीं समझा था एरविन ने, और गांधी जी को इस चीज का गुस्सा आया और उन्होंने अगले ही दिन 13 मार्च की बात करें तो 13 मार्च 1930 में क्या करा था? हमारा सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया था। कैसे स्टार्ट किया था? लगभग हम लोग देखें तो 13 मार्च को उन्होंने वहां से साबरमती आश्रम से दांडी तक के बीच की एक बोल सकते हैं यात्रा को ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, तो उस यात्रा को बोल सकते हैं कि 13 मार्च को शुरू किया गया था और 5 अप्रैल 1930 को वो कहां पहुंच गए थे? वो कहां पे पहुंच गए थे? हमारे दांडी पहुंच गए थे। ठीक है, तो उन्होंने साबरमती आश्रम से किस दिन को चलना शुरू करा था? 13 मार्च को, और 13 मार्च को चलने के बाद वो 5 अप्रैल को चलते चलते कहां पर पहुंच गए थे? दांडी पहुंच गए थे। और दांडी में जाके उन्होंने सबसे पहली चीज क्या करी? 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1930 में उन्होंने सबसे पहले क्या करा? एक तरीके का उन्होंने कानून को तोड़ा था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सॉल्ट लॉ के नाम से जानते हैं, या नमक कानून के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? अभी हम लोगों ने असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। तो नॉन कॉपरेशन में क्या बोला गया था? कि हम ब्रिटिशर्स का सहयोग नहीं करेंगे। पर वही चीज अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अगर हम सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट से अंतर निकालने की कोशिश के, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या था? सहयोग नहीं किया जाएगा। असहयोग आंदोलन मतलब कि सहयोग नहीं करेंगे, और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में हम लोग क्या करेंगे? जस्ट उल्टा करेंगे, कि उसका मतलब कि वो ब्रिटिश एम्पायर की जो भी चीजें हैं, जितने भी कानून है, उनका सहयोग तो करेंगे नहीं, उल्टे उन कानून को हम क्या करेंगे? तोड़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो दो मेन चीज हमको मतलब एक बेसिक अंतर आपको देखने की कोशिश करो कि असहयोग आंदोलन और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में अंतर क्या था। तो मेन एक ही अंतर हमको देखने को, वैसे बहुत सारे अंतर है, पर एक अंतर जो कि दोनों को अलग करता है आंदोलन का, कि असहयोग आंदोलन में ब्रिटिशर्स का बिल्कुल भी सहयोग नहीं करना, जो भी कानून है उनको फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, पर अगर वहीं पे सिविल डिसोबीडियंट की बात करते हैं तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में हम तो एक तरीके से उनको सहयोग तो करेंगे भी नहीं, और साथ में उन कानून को तोड़ेंगे ही। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की जो स्टार्टिंग की थी, तो गांधी जी ने सबसे पहले नमक के कानून को तोड़ने की मतलब कानून को तोड़ के की थी। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स के ही पास राइट्स थी या एक तरीके से हक था कि वो समुद्र से नमक को कलेक्ट कर सकते हैं और नमक को मतलब एक तरीके से कन्वर्ट करेंगे नमक में और बाजार में जाके बेच सकते हैं। और बाजार में जब वो बेचेंगे तो साथ में क्या लगता था? टैक्स भी लगाया जाता था, कर भी लगाया जाता था। क्योंकि अगर इंसान बोल सकते हैं जो इंडियन है वो अपने ही देश का नमक खा रहा है और अपने ही देश के नमक के ऊपर उसको क्या देना पड़ रहा है? टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये चीज गलत है ना, क्योंकि हमारे देश से ही निकल रहा है, हमारे देश में ही मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो हमको टैक्स क्यों देना पड़ेगा? तो इस चीज को गांधी जी ने इसी चीज को सबसे पहले तोड़ा था। तो उन्होंने दांडी में गए, दांडी के पास में बोल सकते हैं कि तट पे गए, सबसे पहले उधर से नमक को निकाला, नमक को कन्वर्ट किया, इवेपोरेट किया। इवेपोरेट करने के बाद जहां से हमारा जो नमक है, नमक बनाकर सबसे पहले उन्होंने ब्रिटिश राज का पहला कानून तोड़ा था। ठीक है, तो ये कानून तोड़ने के बाद हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे इंडिया में डेवलपमेंट आना स्टार्ट हुए। जैसे गांधी जी ने एक कानून को तोड़ा, वैसे ही लोगों ने अलग अलग जगह पे इस तरीके से कानून को तोड़ना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हमको किसमें देखने को मिली थी? हमारे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में देखने को मिली थी। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोगों के लिए क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल ये जो सिचुएशन थी, वो सिचुएशन क्या बोल सकते हैं कि हमारे इंडिया के लोगों कि कौन सी ऐसी परेशानी थी जिसको देखकर गांधी जी ने ये सारी की सारी चीजों को तोड़ना स्टार्ट किया था?
क्या एक ही तरीके का ब्रिटिशर्स लोगों से ही परेशान थे क्या वो लोग, या और कोई सी स्टोरी भी यहाँ पे कनेक्ट करती है हमारी? 1929 में कुछ हुआ था क्या वर्ल्ड से रिलेटेड? 1929 में कुछ हुआ था क्या? या कोई एक तरीके से बोल सकते हैं महामंदी आई हो, या बोल सकते हैं महामारी आई हो, हम लोग देखे तो। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने? ठीक है, तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन भी हमको किस ईयर में देखने को मिला था? 1929 में देखने को मिला था। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में जानते हो ना कि पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से महामंदी छा गई थी। ब्रिटिश मतलब अमेरिका में सबसे पहले बोल सकते हैं ये स्टार्ट हुआ था, और अमेरिका के बाद में ये सारी की सारी महामंदी जो है वो पूरे वर्ल्ड में फैल गई थी, जिसको हम लोग ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। पहली बार सुन रहे हो क्या नाम? क्लास 10th और 9th भी नहीं पढ़ी क्या? तो 9th और 10th में तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन था ही। अगर आप नाजिज्म के बारे में पढ़ोगे या हिटलर के बारे में पढ़ोगे, तो हिटलर का जो राइज था वो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के बाद में ही हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप अगर जर्मन रेवोल्यूशन के बारे में देखोगे या नाजिज्म के बारे में देखोगे, तो इसमें ये चीज हमको देखने को मिलती है। अब देखो, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है वो जो महामंदी है वो इंडिया से कैसे रिलेटेड है। जब महामंदी आएगी तो हमको देखने को मिलेगा कि अगर हमारे इंडिया के लोग फार्मिंग कर रहे हैं या कोई तरीके की क्रॉप को मतलब लगा रहे हैं, तो ग्रेट इकोनॉमिक के कारण जो महामंदी आएगी तो क्रॉप की कीमत कम होगी या ज्यादा हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि बोल सकते हैं कि लोगों के पास अगर पैसे होंगे ही नहीं, तो पैसे नहीं होंगे तो इंसान क्रॉप खरीद पाएगा क्या? अगर क्रॉप नहीं खरीद पाएगा, अगर डिमांड कम होगी, तो उसकी जो क्रॉप की प्राइस है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर क्रॉप की प्राइस कम होगी तो जो फार्मर्स है उनको नुकसान होगा कि नहीं होगा? अगर फार्मर्स को नुकसान हुआ, तो अब वो लैंड में एक तरीके से खेती कर रहे हैं, तो खेती के लिए उनको एक तरीके से लैंड रेवेन्यू तो देने पड़ेंगे ना। अगर उनका क्रॉप बिक ही नहीं रहा, क्रॉप सस्ती रेट में जा रहा है, तो वो लैंड रेवेन्यूज को मतलब कि एक तरीके से जो कर उनके ऊपर लगाया जाता है वो ब्रिटिश साम्राज्य को दे पाएंगे क्या? तो ये सारी की सारी जो सिचुएशन थी वो उस टाइम पे हमको देखने को मिल रही थी, और इन सिचुएशन के कारण गांधी जी ने हमारे एरविन को ये 11 मांगों का एक पत्र मतलब हमको देखने को मिला था, या गांधी जी ने 11 मांगों में से एक चीज ये भी बताई थी कि लैंड रेवेन्यू को कम कर दो। पर ब्रिटिशर्स ने इस बात को बिल्कुल भी नहीं माना था, और उस चीज को ना मांगकर उस पत्र को धिक्कार दिया था। और उसी चीज में गुस्सा होकर हमारे गांधी जी ने अगले ही दिन बोल सकते एक डेडलाइन दी थी, डेडलाइन पे वो चीज कंप्लीट नहीं हुई, तो 13 मार्च को उन्होंने सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट को स्टार्ट किया था। जो सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट है उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था? सबसे पहले वो जहां पे रहते थे साबरमती आश्रम से उन्होंने एक तरीके से यात्रा निकालना शुरू की थी, जो कि यात्रा कहां पे जाके खत्म हुई थी? डांडी में। उन्होंने 12 मार्च या 13 मार्च को चलना शुरू किया था, और 5 अप्रैल तक वो लगातार चलते ही रहते थे। 10 माइल एक तरीके से 240 माइल वो चले थे। ठीक है, आपको देखा हो तो एग्जैक्ट अगर आप देखो तो 240 माइल चले थे, और लगभग रोज शायद 10 माइल चलते थे। ठीक है, तो 24 दिन तक वो चले थे, तो 24 दिन में उन्होंने तो 240 माइल कंप्लीट कर ली थी। और जब वो 5 अप्रैल को डांडी में पहुंचे थे, तो डांडी में पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने नमक को बनाकर नमक से रिलेटेड जो कानून था उसको तोड़ा था। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमको देखने को मिलती। तो जब गांधी जी ने इस कानून को तोड़ा, तो इसके बाद में बहुत सी जगह पे हमको अलग अलग तरीके के कानून देखने को मिले थे, कानून टूटने को देखने को मिले थे। बहुत सी जगह पे फॉरेस्ट लॉज जो थे वो भी तोड़े गए थे। ठीक है, बहुत से लोगों ने जो गांधी जी ने किया था, जैसी यात्रा निकाली थी, नमक यात्रा निकाली थी, सॉल्ट मार्च निकाली थी, या सॉल्ट सत्याग्रह जिस तरीके से किया था, वैसे ही यात्रा बहुत से लोगों ने निकालने की कोशिश की थी। तो कौन कौन से लोग थे जो कि बोल सकते गांधी जी का साथ दिया था? तो अगर हम लोग गांधी जी की बात करते हैं, यहाँ पे गुजरात में उन्होंने ये काम किया था। तमिलनाडु में और केरला में ऐसे कौन थे जिन्होंने गांधी जी कर देखकर एक तरीके की यात्रा निकाली थी जैसे गांधी जी ने निकाली थी? तो तमिलनाडु में कौन थे? ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो तमिलनाडु में बोल सकते हैं कि हमारे कौन इंसान थे जिन्होंने गांधी जी को देखकर एक तरीके की सेम यात्रा निकालने की कोशिश की थी? ठीक है, तो सी राजा गोपालाचार्य के बारे में देखोगे तो वो तमिलनाडु के तट पे जाके, तमिलनाडु के एरिया के तट पे जाके उन्होंने यात्रा निकाली थी जैसे गांधी जी ने निकाली थी। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है, तो राजा गोपालाचार्य के बारे में देखोगे, उन्होंने कहा तमिलनाडु कोस्ट पे बोल सकते हैं कि वहां पे उन्होंने क्या किया था? अपनी यात्रा निकाली थी। फिर नेक्स्ट हम लोग देखें तो एक हमारे कैलप्पन थे,
उन्होंने केरला के कोस्ट में गांधी जी ने जैसी यात्रा निकाली थी वैसे की वैसी यात्रा निकालने की कोशिश की थी। ठीक है, तो ये दो लोग बोल सकते हैं कि हमारे गांधी जी से रिलेटेड है। अब देखो, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिल रही थी। गांधी जी को देखकर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के सॉल्ट मतलब लॉस को तोड़ा जा रहा था, कानून को तोड़ा जा रहा था, गांधी जी का सब लोग साथ दे रहे थे। वहीं पे हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक जगह है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो गुजरात वाला एरिया है, वहां पे भी एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। मतलब कि गुजरात में ऐसा कौन सा बड़ा इवेंट हुआ था जिसको गांधी जी को मतलब जिससे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट गुजरात में स्टार्ट हुआ था? दांडी मार्च तो हुआ ही था। दांडी मार्च के मतलब दांडी मार्च के अलावा भी एक और बोल सकते हैं कि हमारा आंदोलन हमको गुजरात में देखने को मिला था। उसका नाम बताओ सभी लोग, जो कि बोल सकते हैं कि उनकी जो वाइफ थी कस्तूरबा गांधी, उन्होंने भी उसमें साथ दिया था। ठीक है, तो उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? एक भी नहीं? ठीक है, तो एक बोल सकते हैं कि धर सेना। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे धरसेना जो बोल सकते हैं कि एक तरीके का सॉल्ट वर्क था या एक नमक कारखाना था। कहां पर स्थित था वो? धरसेना में स्थित था, जो कि हमारे बोल सकते हैं कि गुजरात में रिलेटेड है। तो गुजरात में ये जो कारखाना था, यहाँ पे जो कांग्रेस के लीडर थे उन्होंने क्या कर दिया था? छापा मार दिया था। क्या मार दिया था? ठीक है, छापा मारकर एक तरीके से यहाँ पे आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया था। और उसमें कौन कौन शामिल था हमारा? तो हमारे देखें तो यहाँ पे कस्तूरबा गांधी थी, जो उनकी वाइफ थी, और उनके साथ में एक और इंसान था। उसका नाम क्या था? क्या? मनीलाल भी थे। और एक और इंपॉर्टेंट हम नाम देखने की कोशिश करें तो वो बाद में आएंगी। अब्बास तैयब जी जो थे, उन्होंने कस्तूरबा गांधी के साथ में क्या करा था? इस मार्च को स्टार्ट किया था। देखो, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, दांडी मार्च पूरा कंप्लीट हुआ। दांडी मार्च के बाद में जो गांधी जी थे, गांधी जी अरेस्ट हो गए थे। और गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद धरसेना सॉल्ट वर्क या कारखाने का हम लोगों को एक कांड देखने को मिलता है, जहां पे जो कांग्रेस के लोग थे उन लोगों ने इस कारखाने पे क्या मार दिया था? छापा मार दिया। छापा मारने के बाद इस आंदोलन को आगे किसने बढ़ाया था? इस आंदोलन मतलब कि इस छापे में नेतृत्व किसने किया था? तो कस्तूरबा गांधी और अब्बास तैयब जी इसको नेतृत्व कर रहे थे। फिर इसके बाद में इन दोनों को भी अरेस्ट कर लिया गया। और इन दोनों को अरेस्ट करने के बाद इस नेतृत्व का मतलब एक इस मार्च को आगे कौन लेके गया था? तो उसमें हमारी थी सरोजनी नायडू, और साथ में कौन थे हमारे? अबुल कलाम आजाद। क्लियर हो गया? तो ये सारी की सारी चीजें हमको देखने को मिलती है यहाँ पे कि अगर हम लोग देखें तो इस मार्च में हमने स्टार्टिंग में देखा कि जब सॉल्ट मार्च तोड़ा गया, कानून तोड़ा गया, तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। और इस नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए हमारी कस्तूरबा गांधी और अब्बास तैयब जी ने क्या करा? इस धरसेना सॉल्ट मतलब कारखाने में एक तरीके से छापा मारा। इस छापे के बाद में कस्तूरबा गांधी और अब्बास तैयब जी को भी क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया। और उसके बाद में इस मतलब मूवमेंट को आगे कौन लेके गया? तो सरोजनी नायडू और अबुल कलाम आजाद। क्लियर हो गया? तो ये सारी की सारी स्टोरी जो है वो हमारी इससे रिलेटेड है। अब देखो, ये सारी की सारी इवेंट हुए। इवेंट होने के बाद हम लोगों ने क्या देखा? अब देखो, ये इवेंट हमारा हुआ। ठीक है, तो यही इवेंट हम जब चल रहा था बेसिकली, तो चीजें हम लोगों को देखने को मिल रही थी अलग अलग जगह पे, अलग अलग तरीके के हमको क्या देखने को मिल रहे थे? इवेंट्स देखने को मिल रहे थे। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये वाला रीजन हम लोगों ने कवर किया। अब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में क्या बोल सकते हैं कि हमारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा पश्चिम मतलब पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में ऐसा कौन से लीडर थे जो कि वहां पे मुसलमान भाइयों के साथ में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का सहयोग कर रहे थे? वो इंसान का नाम क्या था? खान। आगे? खान अब्दुल गफर खान, जिसको हम लोग जानते हैं। तो हमारा जो पश्चिम उत्तर जो बोलते थे प्रांत था, उस जगह के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पार्ट जो प्रोविंस था, उसका नेतृत्व उधर से सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को कौन स्टार्ट कर रहा था? खान अब्दुल गफर खान।
ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि हमारा जो नॉर्थ वेस्ट, बोल सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो प्रोविंस था, ठीक है, पश्चिम उत्तर जो प्रांत था, वहां से हमारा जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को कौन स्टार्ट कर रहा था, तो हमारे खान अबुल गफल खान कर रहे थे। अब गफल खान है, उन्होंने एक तरीके की सोसाइटी को बनाया था, एक तरीके की बोल सकते हैं कि समाज की स्थापना करी थी। उस सोसाइटी का नाम क्या है? उस सोसाइटी को किस नाम से जाना जाता है? और एक और, खुदाई खिदमतकार। ठीक है, तो खुदाई खिदमतकार की देखोगे, और दूसरा आपने क्या बोला, लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से बोला जाता है, या बोल सकते हैं सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। तो वहां पे उन लोगों ने इस तरीके की मूवमेंट को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो एक हमारा कौन सा है, खुदाई खिदमतकार। ठीक है, ठीक है, या दूसरा हम लोग बोलते हैं रेड शर्ट मूवमेंट। ठीक है, तो खुदाई खिदमतकार, और दूसरा हमारा कौन सा है, लाल कुर्ती मूवमेंट या रेड शर्ट मूवमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब हमको बताओ कि एक जो खान अबुल गफर खान जो है, उन्होंने एक तरीके की पत्रिका भी लिखना स्टार्ट की थी। उस पत्रिका का नाम क्या है? एक ऐसी पत्रिका है जो कि खान अबुल खान जो लिखते थे, तो उनसे रिलेटेड पत्रिका का नाम क्या है? वो कौन सी पत्रिका लिखते थे? कौन सी पत्रिका लिखते थे? तो पश्तून लिखते थे। ठीक है, तो पश्तून नाम की एक पत्रिका छपती थी, जिसको कौन लिखते थे, तो हमारे खान अबुल गफर खान जो है उससे रिलेटेड थे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे, अगर पूरे इंडिया की बात करें, ये हमारा पोर्शन है। ठीक है, तो लगभग हम लोगों ने गुजरात वाले एरिया में देखे, तो गुजरात वाले एरिया में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट से रिलेटेड दो इवेंट हमको देखने को मिले। एक हमने डांडी मार्च के हिसाब से देखा, ठीक है, और दूसरा हमने धड़सना जो बोलते हैं सॉल्ट वर्क के इधर देखा, जो धड़सना में हमारा जो बोल सकते हैं जो नमक कारखाना था, उस कारखाने में छापा लगा था, और उससे रिलेटेड हम लोगों ने चीजें देखने को मिली। तमिलनाडु वाले जो पोस्ट था, वहां पे जो हमारे राजा गोपालाचारी थे, वो इवेंट को चला रहे थे, और केरला वाले रीजन में जो हम थे, हमारे केरप्पन जो थे, वो इस इवेंट को चला रहे थे। ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ पे बात करें तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है, ठीक है, तो ये वाले रीजन की बात करूं मैं, तो ये वाले रीजन में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में हमारे खान अब्बुल गफर खान कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ, तो नॉर्थ ईस्ट में भी बोल सकते हैं कि एक तरीके का बोल सकते हैं कि एक तरीके की ट्राइब ने या जनजाति ने हमारे महात्मा गांधी से ने जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को स्टार्ट किया था, उस मूवमेंट से रिलेटेड यहाँ पे किसने उस मूवमेंट को स्टार्ट किया था? ठीक है, उनका नाम क्या था? अभी हम लोगों ने देखा कि गुजरात वाला एरिया कवर कर लिया। ठीक है, कर्नाटका वो केरला में भी देख लिया, तमिलनाडु में भी देखा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर आपने प्रोविंस में भी देख लिया। अब नॉर्थ ईस्ट में भी हमको एक तरीके से बोल सकते हो कि आंदोलन देखने को मिला था। वो किसने स्टार्ट किया था, या कौन उसको लीड कर रहा था? क्या नाम था? ठीक है, तो नागा गाइड इन लू। ठीक है, तो जिनको किस नाम से जाना जाता था, वहां पे अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, तो नॉर्थ ईस्ट में जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था, उसका नेतृत्व कौन कर रही थी? एक रानी, बोल सकते कि एक नागा महिला थी, जो कि बोल सकते 13 वर्ष की थी अकेली। वो 13 वर्ष की नागा महिला, जिसका नाम क्या था, रानी गेडेनलू, उन्होंने उसका नेतृत्व किया था। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि ये जो गेडेनलू है, इनको रानी की जो उपाधि है वो किसने दी थी? तो किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। ठीक है, तो रानी गाइडेन लू की बात करें, तो इनको रानी की जो उपाधि थी वो किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से उसका सहयोग कर रहे थे। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिली। अब इस इवेंट का फायदा क्या हुआ और नुकसान क्या हुआ? इस चीज से जो हमारे बोल सकते हैं ब्रिटिशर्स जो थे, वो खुश थे या नहीं थे? अगर ये मूवमेंट चल रहा था, तो मूवमेंट के दबाने के लिए ब्रिटिशर्स ने कोई ना कोई कोशिश तो करी होगी ना।
अब ये मूवमेंट था ये अपने अपनी जगह चल रहा था। उसी टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि 1927 में साइमन कमीशन का फॉर्म किया गया था, जो कि इंडिया में 1928 मतलब 1928 में आ गया था। और मैंने आपको बताया था कि ये जब कमीशन फॉर्म हुआ था तो इसने कुछ रेजोल्यूशन बताई थी, कुछ ना कुछ सजेशंस बताए थे, और उन सजेशंस के बाद में हमको 2 रिपोर्ट और देखने को मिली थी। कौन कौन सी? एक तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, ठीक है, साथ में एक कौन सी थी? नेहरू रिपोर्ट, और तीसरी कौन सी थी? जिन्ना के 14 पॉइंट्स, ठीक है। तो इन तीनों से रिलेटेड जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं उन लोगों ने इनसे रिलेटेड डिस्कशन के लिए एक तरीके की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग हिंदी में अगर देखें तो किस नाम से जानते हैं? गोल मेज, मतलब कि एक तरीके से हमारे सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो जो फर्स्ट टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो किस ईयर में हुई थी? मतलब पूरा डेट बताओ सभी लोग, कहां से? अभी रुक जाओ, एक एक करके पूछ रहा हूं मैं। अगर हम लोग स्टार्ट करें तो स्टार्ट कहां से हुआ था? किस दिन स्टार्ट हुआ था हमारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? 12 19, ठीक है। कब तक चला था हमारा? कितनी जनवरी थी वो? 19 जनवरी 1931 तक चला था, ठीक है। तो इसको स्टार्टिंग में हम लोग देखें तो ये कब स्टार्ट हुआ था हमारा? नवंबर 1930 में स्टार्ट हुआ था, और बोल सकते कि हमारा मार्च तक चला था 1931 में, ठीक है। अब इसकी लास्ट में याद रख लो कि ये हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है। 19 मार्च 1931 में हम लोगों को ये चीज देखने को मिल रही थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब इसके बारे में समझ लो। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमको क्या देखने को मिला? बेसिकली उसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो हमारे कमीशंस ने रिपोर्ट बनाई थी उसका डिस्कशन चल रहा था, ठीक है। डिस्कशन के साथ में डिस्कशन से रिलेटेड हम लोगों ने ये चीज देखने को मिली, और उसमें हमको क्या देखने को मिला? जो कांग्रेस थी, उस कांग्रेस ने उस इवेंट में या कांग्रेस ने उस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे कि नहीं हुए थे? क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि ज्यादातर बोल सकते गांधी जी या बाकी के सारे लोग जो थे वो किस में बंद थे? जेल में बंद थे। अगर वो जेल में बंद थे तो इस कॉन्फ्रेंस को कैसे बोल सकते कि इसमें भाग ले पाएंगे? तो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लोग थे जिन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सदस्यता या एक तरीके से बोल सकते कि उसमें पार्ट लिया था? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो टोटल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कितने लोग उस टाइम पे आए थे? तो 89 बोल सकते हैं कि प्रतिनिधि थे जिन लोगों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को क्या किया था? ज्वाइन किया था। जिसमें से हम लोग बोल सकते हैं कि 74 कौन थे? इंडियंस भी थे, ठीक है। अब ये चीज याद रखना कि पहला ऐसा सम्मेलन हुआ था जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य ने इंडिया के लोगों को समान बराबर तरीके की मान्यता दी थी, ठीक है। तो पहला ऐसा सम्मेलन था, ये चीज याद रखना, बराबर से सम्मेलन। उस सम्मेलन में पहली बार बराबरी से मतलब इंडियन लोगों को माना गया था, ठीक है। तो उसमें हम लोग देखें तो बहुत से इंपॉर्टेंट लीडर्स जो थे उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को शामिल किया था। तो पहले कौन से थे हमारे? तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। फिर जयकर भी थे हमारे, ठीक है। जयकर के बाद हम लोग मुस्लिम लीग से बात करें तो कौन कौन थे? एक थे हमारे आगा खान, और कौन होंगे मुस्लिम लीग से? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। कांग्रेस तो उसमें शामिल थी नहीं। और बोल सकते कि और कौन से हमारे दलित, जो बोल सकते कि दलित की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहे थे हमारे? ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमको देखने को मिली। कौन कौन सी चीज हम लोगों ने देखी कि सबसे पहले जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, वो जो कॉन्फ्रेंस बनाई गई थी वो ब्रिटिशर्स ने क्यों करी थी? तो ब्रिटिशर्स ने एक तरीके से बोल सकते उस कमीशन में जो रिपोर्ट्स उनको मिली थी उसके बारे में डिस्कशन हुआ था। उसके डिस्कशन में हम लोगों ने दूसरी चीज देखी थी, उसमें कांग्रेस के लोगों ने उस कॉन्फ्रेंस का क्या किया था? बहिष्कार किया था, ठीक है, बॉयकॉट कर दिया था। क्योंकि कांग्रेस के ज्यादातर लीडर जो थे वो कहाँ पे थे? जेल में बैठे थे। तो वो उस कॉन्फ्रेंस को कैसे हैंडल करेंगे? अब कौन कौन से मेन लीडर थे जिन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनका मतलब उसमें सदस्यता की थी? तो एक थे हमारे जयकर, एक हमारे कौन से? तेज बहादुर सप्रू, आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो ये लोग इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जिन्होंने इस इवेंट को मतलब इसमें हुए थे। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बातें किस तरीके से हुई थी? तो सब लोग अपने अपने तरीके से, मतलब कि ये जो लोग बैठे थे वो अपना अपना नजरिया लेके आए थे,
कौन कौन सा नजरिया लेके आ गए? इन बाकी के लोगों को तो छोड़ दे, पर आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना किस लिए आए थे? कि हमको फिर से क्या चाहिए? सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। ठीक है, वैसे ही सेपरेट इलेक्टोरेट आगा खान और मोहम्मद अली जिन्ना सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए मांग रहे थे? मुसलमानों के लिए मांग रहे थे, मुस्लिम लोगों के लिए मांग रहे थे। वहीं पे बी आर अम्बेडकर ने भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी, किन के लिए? दलित्स के लिए। ठीक है, तो जो लोग थे वो अपने अपने तरीके से इस मूवमेंट को या इस मतलब कॉन्फ्रेंस में इसलिए आए थे कि अपनी अपनी बातों को रख सकें। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला ऐसा सम्मेलन था जिसमें हमारे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया के लोगों को बराबर माना था, बराबर श्रेणी का माना था। ठीक है, और बात भी सुननी जा रही थी वहां पे, तो इस इवेंट का ये चीज हुई। पर इस इवेंट में गांधी जी और कांग्रेस के लीडर्स ने ना जुड़ के इस वो कॉन्फ्रेंस को कैसा बना दिया था? अनसक्सेसफुल बना दिया था, कि ये सफल नहीं हुआ था। सफल क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि गांधी जी और कांग्रेस उस टाइम पे बहुत बड़े लीडर्स थे, और अगर वो लीडर्स इसको फॉलो नहीं करेंगे, इस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगे, तो इसको कोई मानेगा क्या? तो नहीं मानेगा। तो वही चीज बोल सकते कि हमारे जो तेज बहादुर सप्रू हैं और जो जयकर है, उन्होंने बहुत कोशिश करी थी कि गांधी जी और एरविन के बीच में एक तरीके से हम लोग क्या कर सके, बात करवा सके। तो हमारे तेज बहादुर और बोल सकते जो सप्रू वो जयकर हैं, उन्होंने क्या करा, कोशिश की कि किस तरीके से हम लोग गांधी जी और एरविन के बाद बोल सकते बीच में बात करा सके। तो गांधी जी और एरविन के बीच में जो बात थी वो 17 फरवरी से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो 17 फरवरी 1931 से इनके बीच में क्या हो गई थी, बातें होना स्टार्ट हो गई थी। और इसी बातों को आगे जाके हम लोग देखें तो गांधी इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 में क्या हुआ था? एक समझौता पे बोल सकते हैं साइन हुए थे, समझौते पे हस्ताक्षर हुए थे। अब वो समझौते पे जो हस्ताक्षर हुए थे वो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट से, या बोल सकते हैं कि दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं हम। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि हमारा एक गांधी अर्बन पैक है और दूसरा हमारा ये बोल सकते हैं उसको दिल्ली पैक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो दिल्ली समझौता के नाम बोल सकते हैं, गांधी अर्बन समझौता और हमारा दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये किस दिन साइन हुआ था? तो 5 मार्च 1931 में हुआ था। अब ये जो समझौता था, इस समझौते में क्या क्या चीजें गांधी जी ने मांगी थी? अब गांधी जी ने, मैंने आपको बताया था, 11 मांगे रखी थी। सबसे पहले तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को स्टार्ट होने से पहले 11 मांगे रखी थी। फिर 11 मांगे को ही बोल सकते कि उनमें से कुछ चीजों को इस पैक्ट में या इस जब समझौता साइन हुआ था तो उस चीज को मान लिया गया था। ठीक है, तो मेनली आप लोग देखो तो हम लोगों को 5 चीजें ऐसी देखने को मिलती है, या 5 इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स है जिनकी मांग रखी गई थी। तो सबसे पहले गांधी और अरविंद के बीच में क्या बोला गया था, क्या समझौते पे साइन हुआ था? तो पहला पॉइंट क्या था कि जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है उसको गांधी जी क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, तो जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट अभी तक भारत में चल रहा है उसको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। और कौन से इवेंट की बात हो सकती है उसमें, और क्या रखा जा सकता है, और क्या मांग रखी थी गांधी जी ने? ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के साथ में बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे अरेस्ट हुए थे। मैंने देखा था कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, हमारे तैयब जी, अबुल कलाम आजाद, ये सारे के सारे लोगों को क्या हो गई थी, जेल हो गई थी। पर उन्होंने बोल सकते एरविन ने एक बोल सकते हैं कि एक शर्त रखी थी कि जो भी लोग हैं जिन्होंने भी सत्याग्रह किया है, सत्याग्रह में शामिल थे, या जो लोग किसमें हैं, जेल में हैं, हम उन लोगों को रिहा तो कर देंगे, पर उन्हीं लोगों को रिहा करेंगे जिनने कोई भी वॉयलेंट एक्ट नहीं किया। मतलब कि सीधी बात यह है कि एरविन ने उन क्रांतिकारी जो बोल सकते हैं कि जिन लोगों ने क्रांतिकारी आंदोलन किए या क्रांतिकारी काम किए, उन लोगों को एरविन ने छोड़ने से मना कर दिया था। उन्होंने ये चीज बोली थी कि जितने भी लोगों ने सत्याग्रह किया था या जितने भी लोग अरेस्ट हैं हम उनको छोड़ देंगे, बस उन लोगों के ऊपर किसी भी तरीके का वॉयलेंट एक्ट बोल सकते हैं या वॉयलेंट तरीके का केस नहीं होना चाहिए, या उन लोगों ने किसी भी तरीके का क्रांतिकारी काम नहीं करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि ऑन मतलब रिकॉर्ड के हिसाब से भी देखे तो पहले
तो हम लोगों ने देखा पहली चीज क्या मांग हुई थी, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है उसको खत्म कर दिया जाएगा। फिर दूसरी चीज क्या बोल के रखी थी, जो भी लोगों को सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के कारण अरेस्ट किया गया है उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा, बस शर्त इतनी है कि उन लोगों ने किसी भी तरीके का क्रांतिकारी काम नहीं किया हो। ठीक है, और क्या बोला होगा, तीसरी चीज क्या बोली थी उन्होंने, क्या? ठीक है चलो, लैंड पे जो रेवेन्यू है उसको भी कम करवा दिया जाएगा, उस चीज के बारे में भी एरविन मान गए थे। और कौन सी मेन चीज थी? मतलब हम लोग बाकी की मांगों के ऐसे तो 11 मांगे, पर 5 इंपॉर्टेंट मांगे की बात कर रहा हूं मैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? ठीक है, तो तीसरी चीज हमारी क्या है? देखो, जब लोग सत्याग्रह कर रहे थे ना, तो बहुत से सत्याग्रह उसका क्या करा था उन लोगों ने, जो जमीन थी ना उस जमीन पे किसने कब्जा कर लिया था? किसने कब्जा कर लिया था? ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था। तो जो भी सत्याग्रह कर रहा था और सत्याग्रह के जिनको अरेस्ट कर लिया गया था और जिनको अरेस्ट किया जाता था, जिनके नाम पे जो लैंड हुआ करता था, वो सारा का सारा लैंड किसके कब्जे में आ गया था? ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गया था। तो गांधी जी ने उस एरविन पैक्ट में ये चीज बात की गई थी कि जिन सत्याग्रही का आपने जमीन पे कब्जा किया है उसको क्या कर दिया जाए? छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो ये चीज हमको देखने को मिली थी। चौथा और कौन सी चीज इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली थी, और क्या बोला गया था गांधी जी के द्वारा? अब गांधी जी ने एक और चीज भी बोली थी कि जो बोल सकते हैं कि जो हमारे लिकर शॉप है या जो शराब की दुकानें हैं, उन शराब की दुकानों का उन्होंने क्या मतलब निर्णय निकाला था। तो उन्होंने ये गांधी इरविन पैक्ट में हमको ये देखने को मिला था कि गांधी जी ने बोला था कि शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाए, पर इरविन ने ये बोला था कि बंद तो नहीं होंगी, पर आप क्या कर सकते हो, बिना कोई रूल तोड़े उन दुकानों के सामने धरना कर सकते हो, या उनको बंद करने के लिए एक तरीके से धरना ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अरविंद ने डायरेक्टली नहीं बोला था कि आप बंद कर दो, पर उन्होंने इतना आपको मतलब कि एक तरीके से लाइफलाइन दे दी थी कि आप उन दुकानों के सामने एक तरीके से पीसफुली धरना कर सकते हो। कोई भी वॉयलेंट धरना मत करना, पर पीसफुली आप उनके सामने धरना कर सकते हो। अगर वो पुलिस मतलब दुकान वाले मान जाते हैं तो उस दुकान को बंद कर देना, या शराब की दुकानों को बंद करवा देना। ठीक है, और एक और चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी चीज है? एक और चीज बोली थी आपने सॉल्ट से रिलेटेड। अब सॉल्ट से रिलेटेड एक और मतलब सॉल्ट से रिलेटेड चीज हुई थी अच्छी, टैक्स को कम नहीं किया गया था। एक चीज की उनको परमिशन मिल गई थी। किस चीज की परमिशन मिल गई थी? ठीक है, तो उन्होंने ये बोला था कि जो सॉल्ट है उस सॉल्ट को आप मैन्युफैक्चर तो कर सकते हो, मतलब आप क्या कर सकते हो, सॉल्ट को बना सकते हो, पर उसको क्या नहीं कर सकते? सेल नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? मतलब कि आप बेचने के लिए आप नमक को नहीं बना सकते। अगर आपको नमक बनाना भी है तो आप नमक को खुद के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करो, पर बेचने के लिए आप नमक को नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये मेनली बोल सकते हैं ये 5 तरीके की चीजें हमको किस में देखने को मिली थी? गांधी इरविन पैक्ट में देखने को मिली थी। ठीक है, तो गांधी इरविन पैक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। और एक और चीज बोली गई थी छठवीं, अगर आपको ज्वाइन करनी है, 5वीं, ये भी बोला गया था कि जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी उसमें क्या करेंगे, गांधी जी भी शामिल होंगे। तो ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें हमारे गांधी इरविन पैक्ट के बीच में साइन हुई थी। तो पहली चीज ये थी कि जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो चल रहा है उसको क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। दूसरा क्या था कि जो भी सत्याग्रह हुआ या सत्याग्रह किया है जिन लोगों ने और जिनको जेल हुई है, उन लोगों को क्या कर दिया जाएगा? रिहा कर दिया जाएगा। बस एक ही शर्त है कि उन लोगों के ऊपर किसी भी तरीके का क्रांतिकारी काम नहीं होना चाहिए, उन लोगों ने किसी भी तरीके का हिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन ये रखी थी। तीसरा कि जो सत्याग्रह लोगों के जिनको जमीन को हड़पा था ब्रिटिशर्स ने, वो क्या कर दिया जाएगा? वापिस कर दिया जाएगा। तीसरी कि अब उन्होंने ये चीज बोली कि जो सॉल्ट को अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आप खुद के इस्तेमाल के लिए सॉल्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हो, सॉल्ट को बना सकते हो, पर बाजार में बेचने के लिए आप सॉल्ट को नहीं बना सकते। ठीक है, और 5वीं मेन चीज यही थी कि गांधी जी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब भी होगी उसमें शामिल होने की बात कर दी कि जब भी होगी मैं शामिल हो जाऊं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमको किसमें देखने को मिलती है? ये गांधी जी के हमारे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को हमने समझने की कोशिश की और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को समझने की कोशिश की। अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें स्टार्टिंग से थोड़ा सा कोशिश ये चीज देखें, तो सबसे पहली चीज सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा?
ठीक है, तो साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था। अब उसके पीछे की कहानी क्या है, तो मैंने आपको बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस बताए थे कि कैसे सर्कमस्टेंसेस थे। तो अगर आप कांग्रेस सेशन को देखो तो कांग्रेस सेशन में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। सभी लोग मतलब जो नेहरू रिपोर्ट में डोमिनेंस स्टेटस की बात हो रही थी, डोमिनेंस स्टेटस नहीं चाहते थे, सभी लोग क्या चाहते थे, पूर्ण स्वराज चाहते थे। तो पूर्ण स्वराज से रिलेटेड एक रेजोल्यूशन पास किया गया था 1929 के लाहौर सेशन में। उस सेशन के बाद में हम लोगों ने देखा कि 31 जनवरी 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा था, झंडे को फहराया था उस दिन को, और बोला था कि 26 जनवरी को अगली बार से जब भी 26 जनवरी आएगी उस दिन हम लोग हमारे लिए वो स्वतंत्रता दिवस होगा। ठीक है, उस तरीके को माना जाएगा। हमने देखा था कि वो जो झंडा फहराया गया था वो किस नदी के तट पे फहराया गया था, रावी नदी के तट पे फहराया गया था। तो इस चीज को हम लोगों ने आगे पुट फॉरवर्ड करते हुए देखा तो लगभग गांधी जी कांग्रेस लीडर्स ने गांधी जी को एक तरीके से अधिकार दिया था कि आप अभी एक सबसे बड़ा आंदोलन हम लोगों को स्टार्ट करना है तो आप उसका नेतृत्व करो। तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को हमको स्टार्ट करना है, इस चीज की बात कही गई थी, कांग्रेस लीडर्स ने ये बोला था। पर गांधी जी ने उस मूवमेंट को स्टार्ट करने से पहले एक बार और ट्राई करने की कोशिश की कि चलो हम लोग क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स से एक तरीके के मांगे रखते हैं। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले लॉर्ड एरविन को 11 मांगों से रिलेटेड एक पत्र भेजा था, और उन्होंने ये भी बोला था कि ये 11 मांगे हैं हमारी, इन 11 मांगों को एक तरीके से हमारे को कंप्लीट इनको पूरी करके दो, वरना हम अभी तक का सबसे बड़ा आंदोलन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से बोल सकते कि उन्होंने एक कहावत भी की थी। क्या कहावत थी, उन्होंने ये चीज कि ये चीज बोली गई थी, हाँ, उन्होंने बोला था कि ऐसा, गांधी जी ने बोला था कि जब एरविन ने जवाब नहीं दिया था ना उनके पत्र का या उनके वो मांगों का, तो उन्होंने आखिरी में ये बोला था कि मैंने रोटी मांगी थी पर बदले में तुमने मुझे पत्थर दिया है। ठीक है, और अब ये पत्थर जब तुमने इस तरीके की चीज मेरे साथ की है तो अब मैं अभी तक का सबसे बड़ा आंदोलन स्टार्ट करके बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें गांधी जी के द्वारा बोली गई थी। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि 12 मार्च की डेडलाइन देके रखी थी, 12 मार्च को उन्होंने ये मांगे कंप्लीट नहीं की, तो 13 मार्च को गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का स्टार्ट कर दिया था। कैसे स्टार्ट किया था, हमारे बोल सकते कि साबरमती आश्रम से डांडी तक के बीच में उन्होंने एक यात्रा निकाली थी जिसमें उनके बहुत सारे फॉलोअर्स भी इंक्लूडेड थे, फॉलोअर्स ज्वाइन होते जा रहे थे। उस वो बोल सकते जो मार्च थी वो डांडी में जाके खत्म हुई थी। किस दिन वो डांडी पहुंचे थे, 5 अप्रैल 1930 को। तो वहां पे हम लोग देखने को मिला था उसके टाइम पे, तो 6 अप्रैल को सबसे पहले उन्होंने क्या करा था, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के लिए सबसे पहले नमक कानून को तोड़ा था। सबसे पहले यही बताया गया था कि जो ब्रिटिशर्स है उन्हीं के पास हक है नमक को बनाने का, और बोल सकते हैं कि नमक के बनाने के बाद उन्हीं का बनाया हुआ नमक को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद का नमक हम लोग खुद नहीं बना सकते। तो गांधी जी ने वो सबसे पहला कानून उसको तोड़ा, नमक को बनाया। उसको बनाने के बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद जो गुजरात में मूवमेंट चल रहा था, उसके बाद में हम लोगों ने देखा खंडारी जो आपका बोल सकते हैं कि एक तरीके का जो कारखाना था, उस कारखाने में हमको आंदोलन देखने को मिला, छापा देखने को मिला, जिसको लीड कौन कर रही थी, कस्तूरबा गांधी और हमारे अब्बास तैयब जी। उनको फिर अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद फिर वो मूवमेंट का नेतृत्व किसने किया, सरोजनी नायडू और हमारे अबुल कलाम आजाद ने किया। फिर उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो इवेंट है वो चलते जा रहे थे। फिर हमने देखा था कि तमिलनाडु में वो एक तरीके की यात्रा निकाली थी, जैसे गांधी जी ने निकाली थी, तो वो किसने निकाली थी, उसका नेतृत्व राजा गोपालाचारी ने। फिर केरला की बात करें तो केरला में भी उसी तरीके की यात्रा हमको देखने को मिली थी, वो किसने, उसका नेतृत्व किसने किया था, केलप्पन ने किया था। ठीक है, फिर वहीं पे हम ऊपर की तरफ देखें, नॉर्थ की तरफ देखना स्टार्ट करें तो नॉर्थ वेस्ट हमारा फ्रंटियर प्रोविंस में जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है उसको किसने स्टार्ट किया था, खान अफुल गफार खान ने, जिनको बोल सकते हैं किस सोसाइटी बनाने के लिए हम लोग मानते हैं, खुदाई खिदमतकार, और जिसको रेड शर्ट मूवमेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इस मूवमेंट को स्टार्ट करके वो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को भी अपने तरीके से क्या कर रहे थे, शामिल हो रहे थे। ठीक है, तो लोगों ने इस तरीके से काम किया। फिर हमने नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी देखा था कि नॉर्थ ईस्ट में एक नागा महिला थी जो 13 वर्ष की थी, जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को नॉर्थ ईस्ट में स्टार्ट किया था। उनका नाम क्या था, इधर गुडीली। तो उनको रानी की जो उपाधि थी वो किसने दी थी, जवाहरलाल नेहरू ने। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखने को मिली। फिर इस मूवमेंट को देखते देखते ब्रिटिशर्स ने भी इसको दबाने की कोशिश की, और उसी टाइम पे हम लोगों को एक इवेंट देखने को मिला जिसको हम लोग फर्स्ट राउंड टेबल के नाम से जानते हैं। उस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बनाने का मेन मकसद क्या था, जो भी 3 रिपोर्ट हमने पहले देखी थी, साइमन कमीशन की रिपोर्ट,
साथ में नेहरू रिपोर्ट और मोहम्मद अली जिन्ना के जो 14 पॉइंट्स थे उनसे रिलेटेड डिस्कशन के लिए बोल सकते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस को बनाया गया था। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि जो बात है वो एक तरीके की राउंड तरीके की टेबल जैसी होती है ना, गोल टेबल थी, तो सभी के सभी लोग वो टेबल पे आसपास बैठते थे, एक सर्कल के रूप में बैठते थे, इसलिए उसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते। तो जब वो कॉन्फ्रेंस में बैठ के लोग बातें कर रहे थे, या उसमें कितने डेडिकेट्स थे जिन्होंने साथ लिया था, प्रतिनिधि थे, तो 89 बोल सकते हैं। और टोटली अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया से कितने रिप्रेजेंटेटिव गए थे? और 74 में भी हम लोग बात करें तो लगभग बोल सकते हैं कि 5 ऐसे लीडर्स थे जो कि इंपॉर्टेंटली हमको 6 ऐसे लीडर्स थे जो कि इंपॉर्टेंट है। पहले कौन से थे? जयकर, ठीक है, जो कि बोल सकते हैं हिंदू महासभा की तरफ से आए थे। उदारवादी की तरफ से बोल सकते कि हमारे बोल सकते तेज बहादुर सप्रू थे। फिर मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग की तरफ से कौन आए थे? आगा खान और मोहम्मद अली जिन्ना। और इसके बाद हमारे जो दलित वर्ग थे उनकी तरफ से कौन आए थे? बी.आर. अम्बेडकर। तो सब लोग जो भी आए थे वो अपने अपने पक्ष को लेकर आए थे, अपने अपने तरीके की मांग लेकर आए थे। उनमें से 2 इंपॉर्टेंट मांगों की बात करें तो हमारे जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग लोग आए थे, उनकी क्या मांग थी? कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। कि जो मुस्लिम लोग हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि अगर कोई मुस्लिम मतलब जहां जिस क्षेत्र में मुस्लिम लोग ज्यादा हैं उस क्षेत्र से जो लीडर है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, वो कौन होगा? मुस्लिम ही होगा। और उसको वोट देने वाले लोग भी कौन होंगे? मुस्लिम ही होंगे। तो उस तरीके के सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी, जैसे कि हमको 1909 में देखने को मिला था, क्योंकि बाद में इसको बंद कर दिया गया था लगभग। फिर वहीं पे हम लोग देखें तो जो दलित वर्ग से बी.आर. अम्बेडकर आए थे तो उनकी भी यही मांग थी, ठीक है। तो वो भी दलित लोगों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे कि जिस क्षेत्र में दलित लोग ज्यादा रहते हैं वहां से भी कोई भी वोटिंग के लिए जो कैंडिडेट खड़ा हो वो भी कौन होना चाहिए? दलित होना चाहिए। और उसको जो वोट करे वो भी कौन लोग होने चाहिए? दलित लोग होने चाहिए। तो बी.आर. अम्बेडकर की वो बात गलत नहीं थी, पर ये चीज सोचने की हमको मतलब जरूरत है कि हमको समझने में आती है कि अगर इसी तरीके से हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट देते रहेंगे कास्ट के बेसिस पे या क्लास के बेसिस पे, तो इंडिया यूनाइट थोड़ी ना हो पाएगा। और अगर यूनाइट नहीं हुआ इंडिया, और ब्रिटिशर्स की भी यही चाल थी कि आपको अगर सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए तो ले लो, क्योंकि उनको पता था कि अगर ब्रिटिशर्स को राज करना है तो सबको बांटना पड़ेगा। सेपरेट इलेक्टोरेट से अगर इंसान अलग हो रहा है और खुश हो रहा है तो उसको देकर खुश कर दो, ठीक है। पर हमको ये चीज समझने भी जरूरी है कि जब पूरे के भारत के लोग इकट्ठे नहीं होंगे, जब साथ में मिलकर नहीं लड़ेंगे, तो ब्रिटिशर्स से आजादी नहीं मिल पाएगी। तो गांधी जी इसलिए बी.आर. अम्बेडकर के खिलाफ थे, मोहम्मद अली जिन्ना के खिलाफ में थे। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में भी डिस्कशन हुआ था, ठीक है। तो गांधी जी थे वो भी अनशन पे चले गए थे, फास्ट अप टू डेथ पे चले गए थे बी.आर. अम्बेडकर की बात को सुनकर। फिर उनके बीच में भी एक पैक्ट साइन हुआ था जो पूना पैक्ट के नाम से हम लोग देखते हैं, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो इस तरीके की चीजें से गांधी जी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और इन सब चीजों को देखने के बाद हम लोगों ने देखा था कि ये सभी लोगों ने तो इवेंट में या कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे, पर कांग्रेस के लोग इसमें शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने बहिष्कार किया था। क्यों किया था? क्योंकि उनके जो मेन लीडर्स थे वो सारे के सारे कहाँ पे बंद थे? जेल में बंद थे। अगर वो सभी लोग जेल में बंद हैं उनके मेन लीडर्स, तो कॉन्फ्रेंस में जाने का क्या मकसद है? पर ये जब कॉन्फ्रेंस कंप्लीट हुई तो अब आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे वॉइस रॉय कौन थे? लॉर्ड। और यूके के प्रेसिडेंट कौन थे? रैमसी मैकडोनाल्ड। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी, तो कौन थे वो? रैमसी मैकडोनाल्ड थे। तो वो चीज याद रखने की, आपसे अगर कोई पूछ लिया जाए कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो अध्यक्षता हुई थी या प्रेसिडेंट कौन बने थे हमारे, तो हमारे मैकडोनाल्ड थे, जो वहां के उस टाइम के पीएम थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें कांग्रेस के लोग नहीं आए, तो जो कॉन्फ्रेंस है उसको सक्सेसफुल माना जाएगा या अनसक्सेसफुल माना जाएगा? ठीक है, वो सफल नहीं था, क्योंकि उसमें गांधी जी और कांग्रेस के लोग नहीं थे, तो उसको वो मानते ही नहीं ज्यादातर लोग। तो गांधी जी को मनाने के लिए जो हमारे बोल सकते हैं कि तेज बहादुर सप्रू है, उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि किसी भी तरीके से लॉर्ड एरविन की और गांधी जी की एक मीटिंग कराई जा सके। तो उन्होंने 17 फरवरी से उस कोशिश करने की कोशिश की थी। मीटिंग मतलब कि एक तरीके से बात होना स्टार्ट हो गई थी, पर जो आखिरी में रिजल्ट था वो 5 मार्च को हमको देखने को मिला था। तो 5 मार्च 1931 में गांधी और एरविन के बीच में एक समझौता साइन हुआ था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पे साइन हुआ था? दिल्ली में साइन हुआ था, इसलिए इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है या दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। तो कब हुआ था? 5 मार्च 1931,
ठीक है, इसमें हम लोगों ने मेन चीज देखी कि 5 मेन पॉइंट्स हैं, होने को तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर 5 मेन चीज जो कि गांधी जी ने मांग करी थी और एरविन ने उसको भी मान लिया था और दोनों उस चीज पे सहमत थे। वो कौन कौन सी चीज थी? तो एरविन ने सबसे पहले बोला था कि जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को आपने स्टार्ट किया है उसको खत्म करो, तो गांधी जी उसके लिए मान गए थे, चलो ठीक है। फिर गांधी जी ने बोला कि चलो आपने ये चीज मैंने बंद कर दी, अब जिन 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 सत्याग्रह में जिन जिन लोगों को आपने अरेस्ट कराए उनको छोड़ दो। तो एरविन भी उस चीज के लिए मान गया था कि ठीक है चलो अब जितने भी अरेस्ट हुए उन सबको मैं ऐसे के ऐसे ही छोड़ दूंगा, पर एक शर्त है कि जिन लोगों ने क्रांतिकारी काम किए मैं उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, जिनमें हमारे भगत सिंह, राजगुरु, ये सारे के सारे लोग थे। ठीक है, फिर तीसरी चीज क्या बोली कि गांधी जी ने यह बोला कि जिन सत्याग्रही से आप लोगों ने जमीन को हड़पा है, जिन लोगों से जबरदस्ती जमीन पे आपने कब्जा किया है, उन जमीनों को उन सत्याग्रही लोगों को क्या करना पड़ेगा? आपको वापस देना पड़ेगा। ठीक है, फिर तीसरी ये चीज भी बोली गई कि जो लिक्कर शॉप्स हैं, ये जो मतलब शराब की दुकानें, उनको बंद कर दो। तो एरविन ने ये नहीं बोला कि डायरेक्ट मैं बंद कर सकता हूं, पर अगर आपको बंद करना है तो उन दुकानों के सामने आप पीसफुली क्या कर सकते हो? धरना कर सकते हो। अगर आपका धरना सक्सेसफुल हुआ तो उस दुकान को बंद कर देना। ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने बंद करने की बात नहीं की थी, पर यह बोल दिया था कि आप उन दुकानों के सामने धरना कर सकते हो। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट क्या देखा कि हमारी जो बोल सकते कि गांधी जी ने सॉल्ट से रिलेटेड एक चीज बात की थी उसमें, तो सॉल्ट से रिलेटेड हम गांधी जी ने क्या बोला था कि हमको सॉल्ट बनाने की आजादी दी जाए, कि अब हम लोग भी अपना सॉल्ट बना सके या खुद के इस्तेमाल के लिए यूज कर सके। क्या बोल सकते? तो उन्होंने, आरविन भी बहुत दिमागदार था, तो उसने बोल दिया था कि ठीक है अगर आपको सॉल्ट बनाना है या नमक बनाना है तो बना लो, पर खुद के यूज के लिए बनाना, बाजार में बेचने के लिए नहीं बनाना। ठीक है, तो एक तरीके से खुद के लिए मैन्युफैक्चर कर सकते थे पर सेल के लिए हम लोग नहीं रख सकते नमक को, तो इस चीज को माना गया। और चौथी लास्ट चीज ये बोली गई थी कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब भी होगी तो गांधी जी को उसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमको किसमें देखने को मिली? आज के टॉपिक में हम लोगों ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के बारे में पढ़ा और साथ में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में देखा। तो कल हम लोग देखेंगे सेकंड राउंड टेबल में क्या हुआ था, थर्ड राउंड टेबल में क्या हुआ था, पूना पैक्ट में क्या हुआ था, गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में कैसे पूना पैक्ट साइन हुआ, कैसे डिफरेंसेस आए, इस चीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के बारे में भी हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो इनसे रिलेटेड टॉपिक्स को कल पढ़ के आना, ठीक है।